सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और सारी सूरत हाल आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से लेकर पीपल्स पार्टी के वफ्द का MQM के मरकज़ बहादराबाद जाना और उनसे जाकर एक मौजू पर बातचीत करना और साथ मिलकर चलने का अज़्म जाहिर करना, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मनसूख करने की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को मनसूख हो जाएगा। अगर कोई बातचीत करनी है तो पार्लियामेंट आए, वहाँ पर बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं, अदरवाइज पासपोर्ट को मनसूख कर दिया जाएगा। क्या कोई ऑफर है या फिर मुज़ाकरात के लिए कुछ जोर लगाया जा रहा है? सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में क्या बनने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी सारी स्टोरीज आपको एक एक करके बताने में, क्योंकि फिर मेहमानों से बात करने का वक्त हमारे पास कम रह जाएगा। इस वक्त सबसे पहले हम चलेंगे अपने नुमाइंदे की तरीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बहादराबाद मरकज़ पर जो मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के वफ्द और MQM की, उसमें क्या बातचीत हुई है। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जी सलाहुद्दीन। पार्टी का वफ्द जो है काफी अरसे बाद MQM के आर्जी मरकज बहादराबाद पर पहुंचा। वहां पर उन्होंने MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के वफ्द के अंदर जो है वो सईद गनी, ताज हैदर और वकार मेहंदी शामिल थे, जबकि MQM की जानिब से फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इज़हारुल हसन, मोहम्मद हुसैन और जावेद हनीफ ने उन्हें वेलकम भी किया और उनसे मुलाकात भी की। पीपल्स पार्टी के वफ्द की जानिब से ये कहा गया कि हम जो है पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका एक पैगाम आपके पास जो मरदमशुमारी हुई थी उस पर उनको भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर MQM ने कहा कि जो मरदमशुमारी का मामला है उस पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है। दोनों जमातों की जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया मरदमशुमारी के ऊपर, और उन्होंने बाद जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने बताया कि जो सेनेट में जो है तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि जो मरदमशुमारी हुई है इस मरदमशुमारी पर जो है असर 9 जो है 5% दोबारा जो है जायजा लिया जाएगा इस मरदमशुमारी का, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कबीना की जानिब से इसको दोबारा जो है मंजूर किया जा रहा है जो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी। इस पर MQM ने जो है बातचीत में बताया कि हम जो है इस पर हम चाहते हैं कि जो मुश्तरका कोशिशें हैं मरदमशुमारी की, जो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी वो मुतनाज़ा मरदमशुमारी है। जो कराची की आवाम है उसको तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख जो आबादी है उसको कम गिना गया है, और इसमें जो दीगर सूबों से जो लोग कराची आए हैं या सिंध में आकर आबाद हुए हैं उनको इस आबादी के अंदर गिना नहीं गया, इसलिए हम जो है इस पर मरदमशुमारी को नहीं मानते। इस पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया कि हमें जो है इस पर इन मामला को आगे लेकर बढ़ना है, तो साथ चलने पर भी इत्तेफाक किया कि मरदमशुमारी के मामले पर हम दोनों जमातें जो है वो साथ चलेंगी। इस बातचीत के दौरान जो है मेडिकल कॉलेजेस का जो मामला था जिसमें जो दाखिलों की पॉलिसी है उस पर भी काफी बातचीत हुई कि जानिब से जो कहा गया है कि वो 95% जो है कि भाई तलबा जो है सूबे के उनको देना चाहते हैं और 5% जो है दीगर सूबों से जो हम कोटा रखना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज के। इस हवाले से भी इस मुलाकात के अंदर बातचीत हुई है। दोनों जमातों ने जो कराची बिलखुसूस जो है इसकी जो मरदमशुमारी के हवाले से जो है काफी दोनों ने मिलकर जो है चलने पर बातचीत की है, और जो MQM है उन्होंने कहा कि हमने जो तहरीक इंसाफ से मुआहिदा किया था, हमारी जो पहली शिक थी मुआहिदे की वो यही थी कि जो मरदमशुमारी है उसके हवाले से हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ और जायजा लिया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इसका जो है जायजा नहीं लिया गया। इसलिए जो है उन्होंने गुज़िश्ता दिनों भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और वफाकी हुकूमत से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और अब भी जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी के सामने भी उन्होंने कहा कि हम जो है मरदमशुमारी को नहीं मानते, इसलिए साथ आपके साथ चलेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। मैं अब अपने मेहमानों को आपसे मुतारिफ करवा दूं। इस वक्त एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और नून लीग से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं लगारी साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो आज मुलाकात हुई है बहादराबाद मरकज़ पर, इस मुलाकात को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं अगर थोड़ा सा खुद जो मेरा एक जहन जा रहा है मैं आपसे शेयर करूँ कि कहीं ये अपनी जो इत्तेहादी जमातें
हुकूमत की, क्या उनको तोड़ने की कोशिश भी इसको कहा जा सकता है कि इस मसले पर ये उनके पास स्पेशली खुद चल के गए? वैसे तो माजी में भी रूठना मनाना चलता रहता था, लेकिन जाना और उनसे ये बात करना कि अब मिलकर साथ चलेंगे और इस मसले पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? स्ट्राइक करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, बात यह है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला था मरदमशुमारी का। आपको याद होगा जब रिज़ल्ट आए थे मरदमशुमारी के, तो कराची की आबादी जो है वो 1,43,00,000 या 44 लाख बताई गई थी, तकरीबन ये आबादी दिखाई गई थी, और लाहौर की आबादी 1,49,00,000 बताई गई थी। तो अब लाहौर की आबादी इस लिहाज से जो है वो ज़्यादा बताई गई कराची की आबादी से। तो ये MQ के लिए भी एक मसला था, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मसला था कि वहाँ हमारे शहर की आबादी को ठीक नहीं दिखाया गया, ओवरऑल सिंध की आबादी को भी ठीक तौर पर नहीं किया गया। असल में इसमें मरदमशुमारी में बड़ा घपला होता है, और इस घपले के जो है कुछ काम होता है फील्ड में और कुछ काम जो है दफ्तरों में बैठकर होता है, और बहुत ही गलत काम होता है। ज़ाहिर है कि ये PTI के ज़माने में नहीं हुआ था, और ये PTI से पहले के ज़माने में हुआ था, और इसका इल्ज़ाम भी PTI को नहीं दिया जा सकता है कि मरदमशुमारी गलत हुई तो उन्होंने की। लेकिन बहुत सा ऐसा है कि आपको 16, 18, 19 बल्कि 20-21 अज़ला पंजाब के जहाँ सराइकी बोली जाती है, तो उनको बेचारों को 17% करके दिखाया गया। बलूचिस्तान में अब जो है मुख्तलिफ शरह दिखाई गई, पख्तूनों की और बलोचों की। इस तरह से कराची में जो है वहाँ भी आबादी का रेशो भी ठीक नहीं बताया गया, और फिर मरदमशुमारी भी ठीक नहीं हुई। किसी भी सूबे में ठीक मरदमशुमारी नहीं हुई है। मेरे ख्याल में हुकूमत की गलती ये है, इस वक्त जो हुकूमत की गलती हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने फ़ौरन उन नतायज को मान लिया। ये तय हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये स्टेटमेंट आया था कि जनाब हम जो है मरदमशुमारी बाज़ इलाके सेलेक्ट करके वहाँ पर दोबारा मरदमशुमारी कराएंगे, और उस मरदमशुमारी को हम रैंडम करवाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि मुख्तलिफ इलाकों की जो मरदमशुमारी हुई है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इस अमल के बगैर ही इसी को मरदमशुमारी समझ लिया गया है। इसका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब 18 में ये हुकूमत आई है, अब 19 है, 20 गुजर गया, कल आखिरी दिन है, अब 21 में दाखिल जा रहे हैं, लेकिन मरदमशुमारी का फैसला नहीं कर सके। जब मरदमशुमारी का फैसला नहीं कर सके तो फिर NFC अवार्ड का मामला होगा। NFC अवार्ड में सूबों को हिस्सा उनकी आबादी के हिसाब से नहीं मिलेगा। हालांकि वसाइल और पसमानदगी बुनियाद होनी चाहिए, लेकिन इसकी अगर आबादी को भी ये बुनियाद मानते हैं, ज़ाहिर इंसान इस्तेमाल करते हैं वसाइल को NFC के, तो फिर उनके लिए आबादी तो ठीक होनी चाहिए, आबादी का रेशो तो ठीक बताया जाना चाहिए। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। अच्छा, अब जिस मकसद के लिए मिले हैं लगारी साहब, आपको लगता है कि ये साथ मिलकर चलेंगे और वाकई यही मकसद है, या फिर इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी कार फरमा हैं, इनका मिलना और इस तरीके से स्पेशली जाना पीपल्स पार्टी के वफ्द का बहादराबाद मरकज़ में? पॉलिटिकली मैं इस पर आपका एनालिसिस चाह रही हूँ। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो खासे मजे हुए पॉलिटिशियन गए हैं वहाँ पर। ताज हैदर साहब एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और एक मौलम हैं, और एक बड़े, आपको शायद ये भी मालूम हो कि ये अदाकार भी रहे हैं और बहुत सीरीज़ में भी काम किया था इन्होंने, लेकिन एक बड़े आदमी भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और प्रोफेसर करार हुसैन के बेटे हैं। इनका बहुत एहतराम है तमाम आबादी के तमाम तबकों में। वो गए हैं, और उनके साथ जो दूसरे असहाब गए हैं उनका भी खासा उनका एहतराम है। तो ये गए हैं मेरे ख्याल है जज करने के लिए कि कितना MQM जो है वो तैयार है हुकूमत के साथ चलने के लिए या हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए। इसके जजमेंट चूँकि आगे ये सोचेंगे, अगर MQM फैसला करती है और कुछ और इत्तेहादी फैसला करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में एक माहौल साजी की कोशिश होगी। सही, चलिए खैर अब देखते हैं माहौल साजी की कोशिश इसको कहा जाए, या फिर ये सपोर्ट जो हुकूमत की उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है एक तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो PDM का भी हिस्सा है, और वो जानते हैं कि MQM की 7 सीटें जो कि हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। वैसे तो जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने भी कोई इस पर ऐसा कोई डेडलॉक नहीं जाहिर किया। उन्होंने यही कहा है कि इस मसले को हल करेंगे और कराची आएंगे और आकर मुलाकात भी करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। खैर, एक और अहम खबर, बड़ी खबर जो है ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी, यही कहा जा रहा है कि विक्टिमाइज किया गया है
और इंतकाम लिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको किसी ने बुलाया, कोई उनसे मिलने के लिए आया और उनको ये कहा कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें। जब उन्होंने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं उस शख्स के साथ वफादार रहा हूँ, मरते दम तक रहूँगा, तो उसकी उन्हें सज़ा दी जा रही है। राना एहसान साहब, लेकिन हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर वो मुतमईन कर देते तो नौबत ही ना आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरिश, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नैब ने अपनी पुरानी जो एक सोच है जिसके अंदर वो रेफरेंस दायर करते नहीं हैं, केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती और केस उन्होंने एसेट्स बियॉन्ड मींस का बनाया है, जो कि बड़ा एक जेनेरिक केस है। जो आप किसी भी बंदे को पाकिस्तान के अंदर एसेट्स बियॉन्ड मींस के ऊपर पकड़ लें, तो नैब ने वही गुंडागर्दी की है और नैब न्याजी गठजोड़ का जो है वो सामने लेके आई है कि 2 साल से वो हर इन्वेस्टिगेशन में पेश होते रहे हैं, तावन करते रहे हैं। एसेट्स बियॉन्ड मींस ऐसा केस नहीं है कि जिसको वो जेल से अगर बाहर भी बैठे हों तो वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो इन सब चीजों के ऊपर देखें, मुख्तलिफ जस्टिसेस ने अपनी जो है वो राय दी है। हमारी राय को तो आप एक तरफ रखते हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हथियार बन चुका है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का हथियार बन चुका है, एक हुकूमत का एक आला बन चुका है जिसको हुकूमत ऑपोजिशन की विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है। तो उसी जो जस्तजू है वो जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हटकंडे तो पिछले 2.5 सालों से हुकूमत अपना रही है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अवाम अभी भी भूखी है, अवाम को नौकरियां नहीं मिल रही, 1 करोड़ नौकरी नहीं आई, 50 लाख घर नहीं बने। अभी इस महीने ये बिजली महंगी करने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। तो ये इन चीजों से इनकी जान तो नहीं छुटेगी पीटीआई। ठीक है, चलिए मुसर्रत चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, अभी आपने राना एहसान साहब की बात सुनी है, वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग महंगाई जो आप लोगों ने कर दी है, लोग परेशान हैं और आप इसीलिए जो आप लोगों ने वादे किए थे पूरे नहीं किए, लोग इस पर शोर कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग खुद बौखलाहट का शिकार हैं, परेशान हैं और इसीलिए आप इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज ने जिन लोगों की तरफ इशारा किया है कि कुछ लोगों ने बुलाया ख्वाजा आसिफ साहब को, बुलाकर बोला कि आप नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालिफत करें, किन लोगों ने बुलाया, कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे हमें, वो किस की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें, ये खातून ये सुबह उठती हैं, ये प्लान करती हैं कि इन्होंने किस तरह से ये झगड़ालू और एक इंतहाई जहनी तनाव का शिकार किस्म का इनका बयानिया होता है, जिसमें ये किसी के ऊपर भी इल्जाम डाल देती हैं सोचे समझे बगैर। कोई भी जो पॉलिटिकल इवन वर्कर होता है या कोई भी जो लोगों का नुमाइंदा होता है, उसने सोच समझ के बात करनी होती है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो अगले दिन ही एक्सपोज हो जाना है, या इस आज के दौर में वो चीजें उसी वक्त नहीं है। देखिए, हमेशा इन्होंने अनतोड़ अनथक कोशिशें की। ये जिन लोगों की भी तरफ ये इशारा करते हैं, उनके एक इशारे पे ये सर के बल सारे जाने को तैयार है। लेकिन झगड़ा किस बात का है, प्रॉब्लम किस चीज की, इल्जाम तराशी तो इसी चीज की है कि उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही। आप मरियम का ये बयानिया कि हमारा झगड़ा इमरान से नहीं है, उनसे है जो उनको लेके आए, तो हमें तो इस मुल्क की आवाम लेके आई है। लेकिन जिनकी तरफ ये इशारा करती हैं, वो उधर से नो लिफ्ट का बोर्ड जब इनको नजर आता है तो ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके और ज्यादा ये घिनौनी किस्म की साजिशें का बयानिया, कभी ये कुछ जो पेड किस्म के जो एंकर्स हैं उनसे कहलवाती हैं कि मेरे पास बड़ी काबिल एतराज किस्म की वीडियोस हैं, कभी ये करैक्टर असैसिनेशन करती हैं ऑन स्टेज और फिर दावा किया जाता है कि वो तो एक खातून है, उनका एहतराम लाजिम है। याद रखें कि एहतराम सबका लाजिम है, चाहे कोई मर्द हो चाहे कोई। दूसरी बात, ये अपनी फिक्र करें, ये अपने लीडर को बिगौड़े लीडर को बाहर से लाने की कोशिश करें, जो 4 वीक्स की छुट्टी पे गए थे और जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट के बाद वापस आना था और फिर अब वो मर्ज लाइलाज हो गया हुआ है, जिसका दुनिया में कोई डॉक्टर जिसका वजूद नहीं है, ना कोई डॉक्टर की स्टेटमेंट आई है कि ये कब तक इनका ट्रीटमेंट मुकम्मल होगा। तीसरी बात, इस खातून ने इंतशार डाला सबसे पहले अपने खानदान के अंदर, अपने चचा की जो एफर्ट्स थी, जो भी उनकी मरियम से ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, पार्टी पे कू किया। अब मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीडीएम ने कल पीडीएम का अपने आखिरी मंतकी अंजाम देखा। चले खैर, अभी तो उन्होंने नया शेड्यूल जारी कर दिया मुजाहिरों का और मुल्क भर में मुजाहिरे वो करने जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ मुसर्रत साहिबा फिर से आऊंगी। जी जी जी, मैं आखिरी बात कर लूं। सैरी, ये वो लोग थे जिन्होंने इस्तीफे मुंह पे मारने थे और 2 इस्तीफे पहुंच गए।
स्पीकर साहब इनको बुला रहे हैं, आप राना साहब को कहें कि उन लोगों को भेजें, वो आके कंफर्मेशन करें। नहीं, उन्होंने तो मना इनकार कर दिया है, उन्होंने तो इस्तीफों का जाली होने का बोल दिया कि इस्तीफे हैं ही सही नहीं, ये जाली है। चले खैर, मैं आपकी तरफ मुसरत साहब फिर आऊंगी और आपका सवाल का जवाब मैं लूंगी राना एहसान साहब से। थोड़ा सा मौका दीजिए, इस वक्त माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब, थोड़ा सा इस गिरफ्तारी के हवाले से कानूनी पहलू पर जरा आप रोशनी डालिएगा। इस गिरफ्तारी को अगवा क्यों कहा जा रहा है, और साफ तौर पर हुकूमत तो बोल रही है कि वो मुतमईन नहीं कर पाए, तो फिर गिरफ्तारी तो होनी थी। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अब तक जो भी केसेस बने और जिसमें भी गिरफ्तारी हुई, किसी भी गिरफ्तारी को मुस्लिम लीग नून ने या दूसरे लोगों ने, सियासी लोगों ने कभी कानून के मुताबिक नहीं करार दिया। और उनके ख्याल में तो ये जो केसेस हैं उसमें उन्हें पकड़ना ये भी कानून के मुताबिक नहीं है, और नैब भी शायद उनके ख्याल के मुताबिक कानून के मुताबिक नहीं है। बात ये असल मामला ये है कि कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना होता है। नैब अपने तौर पे बहुत कोशिश करती है, इन लोगों को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस दिए जाते हैं, कॉल अप नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस भी रिस्पॉन्ड नहीं होते। तो फिर कानून में तो यही लिखा है। अब पूरा सिस्टम जो है उसको हम करप्ट कहें, बुरा कहें या जो भी कहें, उसमें जहां कानून की अमलदारी होगी, जहां किसी के खिलाफ केस दर्ज होगा, तो उसके कानून के मुताबिक गिरफ्तारी तो होनी है। और ये अपने आप को बिल्कुल मावरा समझते हैं, आम लोगों से ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है इसमें कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, नहीं है। तो अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, यही चीजें आप चैलेंज करेंगे। अदालतें इसी काम के लिए हैं। और अगर हम सारे ये कहना शुरू कर दें, किसी भी केस में अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो वो कह के जी मुझे अगवा कर दिया गया है और ये जो मुकदमात है इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनके कोई हैसियत नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने खुद हुकूमत की है और लोगों को गिरफ्तार किया, नैब भी चलाई और नैब में लोग गिरफ्तार भी हुए, तो उस वक्त भी लोग यही कहते थे कि जनाब हमें अगवा किया जा रहा है, हम हमारे खिलाफ, क्योंकि सियासी शख्स कोई भी अपने खिलाफ करप्शन के इल्जामात को अच्छा, मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाह रही हूँ आरिफ साहब कि एक तो चलो ये मामला हो गया, दूसरा अब 16 फरवरी को शेख रशीद साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि वो नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं और मुज़ाकरात जिसने करने हैं वो असेंबली में आए। अगर ये पासपोर्ट मनसूख हो जाता तो कानूनी तौर पर क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? कानूनी तौर पर बात ये हो जाती है कि पासपोर्ट आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे अपने मुल्क जिसके आप शहरी हैं उससे अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उस पासपोर्ट पे ही आपका वीज़ा स्टैंप होता है। उस पासपोर्ट वीज़े की बुनियाद पर आप उस मुल्क में रहते हैं। तो बेसिकली तो ये ऐसा इकदाम है कि जिसके बाद यूँ समझे कि उस मुल्क में से उनका निकलना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब ये कि पासपोर्ट मनसूख होने के मुताबिक अगर वो कोई रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी। और अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आया कि हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए या बाकी जितने भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वहाँ के बरवजा कानून थे उनके मुताबिक कोई कदम उठाया हो सिवाय गुफ्तगू के। चले ठीक है, सिवाय गुफ्तगू ऐलानात के और कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, अब आपकी तरफ मेरे बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। नंबर 1 तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जिस पर अब ये बेहतजाज किया जाएगा पुरजोर तरीके से, भरपूर तरीके से, इस पर आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है? दूसरा ये मियाँ साहब का जो पासपोर्ट मनसूख करने की बात हो रही है और उसके फौरी बाद उन्होंने बोला है कि जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आए या पार्लियामेंट में आए, इसका क्या मतलब है? एक तो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी के पस मंज़र को अगर समझना है तो फिर हमें ख्वाजा साद रफ़ीक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना चाहिए। हमें शाहिद खाकान अब्बासी, आप इसे सियासी गिरफ्तारी कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कह रहा हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक की जो गिरफ्तारी हुई थी निकला कुछ नहीं था, फिर वो जमानत हो गई थी। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी जो जमानत हुई थी उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी हमें उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और हमें शाहिद खाकान अब्बासी की जब जमानत हुई तो उसके ऑब्जर्वेशन देख लेंगे। शहबाज शरीफ की जमानत हुई थी जो पहले गिरफ्तारी हुई थी, उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी और आला अदलिया की जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। फवाद हुसैन फवाद के खिलाफ तो ये पीछे हट गए, खुद ही इन्होंने इतने बड़े केस बनाए हुए थे, बहुत कुछ किया हुआ था, उसके बाद वो सारी चीज़ें उनने विड्रॉ कर ली और बिल्कुल एक तरफ
तो मैं कहता हूं कि ये एक सिलसिला है, इनके पास एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बहुत एक सीनियर लॉयर जो हैं वो कुछ दिनों में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो नैब का कानून है ये वो कहते हैं ना हमने चेयरमैन को मुंतखब किया ना कवानीन हमने बनाए, ये आपके दौर में हुआ किया है कि कानून के इस्तेमाल की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी करता है ये कानून, और एक ड्यू प्रोसेस नहीं देता है। हर वो शख्स जब तक के वो साबित नहीं हो जाता कि ये मुजरिम है, हम उस शख्स को मुजरिम नहीं कह सकते जब तक कि वो साबित ना हो जाए। अब ये खुद ही उनको पकड़ लें और जो उनकी सज़ा बनती है उससे ज़्यादा तो वैसे ही जेल में रखते हैं। 14-15 महीने हो गए हैं पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। इनके वालिद बहुत साथ जेल में रहे और पाकिस्तान में वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं कौमी असम्बली में, वो पहले जेल में रहे, अब फिर जेल में पड़े हुए हैं। अब इन ले गए हैं ख्वाजा साद रफीक को और इनने गिरफ्तारियाँ की हैं। उससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया। तो बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, फिर वो कोर्ट से रिहा होकर आए हैं और कोर्ट हर मर्तबा जब रिहा करती है और उनको जमानत देती है तो उसके बाद जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है एक किताब बन जाएगी, पूरी एक किताब बिल्कुल बन जाएगी। आपने ठीक फरमाया, ये कुछ सुकम है और इस पर लात भी उठते हैं कि भाई क्या मामला है, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन इतनी वीक क्यों हो जाती है, क्यों उस तरीके से इल्जामात को साबित नहीं कर पाते आप लोग। एक छोटा सा मामला और भी है इस्तीफों वाला, मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस्तीफे जिनकी काफ़ी धूम मची थी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद अवान साहब का, जिनको फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी क़यादत को भिजवाए थे, हम लोगों ने तो व्हाट्सएप किए थे, तो न जाने आगे कैसे चले गए, जिस पर हम पूछेंगे पार्टी से और उनसे आगे अब करना क्या ये भी पूछा जाएगा। मरियम नवाज़ ने बवांगे दोहल कहा था कि आप करो इस्तीफ़े कबूल, हमें कोई खौफ नहीं है, लेकिन अब जब स्पीकर साहब ने रब्ता किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और तस्दीक भी नहीं की है इस्तीफ़ों की। उन्होंने कहा है कि तहरीरी जवाब में भी कहा है कि इस्तीफ़े असली नहीं है, असली होने से इनकार कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे राना एहसान साहब ये जानना चाहूँगी, आप लोग तो कह रहे थे कि इस्तीफ़े कबूल करो और अब आप लोगों ने असली होने से इनकार कर दिया इस्तीफ़ों के। देखिए सहरेश, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने बला कंफ्यूजन अनाउंस किया, बार बार अनाउंस किया कि आप अपने इस्तीफे जो हैं पार्टी हेड्स को पहुंचाएं, और किसी भी लेवल पे पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, ये फैसला नहीं हुआ था कि हमने अपने इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर को जमा कराने। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये जो पासपोर्ट कैंसिलेशन है उसके ऊपर एक कमेंट करना चाहूंगा कि देखें, इसके अंदर ये है कि एक हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री थी पीएमएलएन के दौर में, जिसका ये काम था कि जिसने पूरी नादरा को रीवैम्प किया, फेक सीएनआईसीज को खत्म किया, ब्लू पासपोर्ट्स खत्म किए, फेक पासपोर्ट जाली खत्म किए, फिर पीटीए को फाल किया, सीएनआईसीज को जो आपकी जो सिम है, जो टेलीफोन की सिम्स होती है, उसको सीएनआईसीज के साथ लिंक अप करके, और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर से वो चीजें खत्म की। कराची के अंदर जो है रेंजर्स के साथ मिलके कराची के मामले को पीसफुल शहर बनाया, और एक यहाँ शेख रशीद साहब हैं कि जिनको सिर्फ ये सूझती है कि मैं जी पासपोर्ट नवाज शरीफ का मंसूख कर दिया। तो ये ड्रामेबाज हैं, ये बहरूपिये हैं, इनका यही काम है। एक किस्म की उन्होंने ऑफर भी किया है कि आप आएं फिर मुज़ाकरात करें इस पर, तो आप लोग क्या मुज़ाकरात करने जाएंगे या फिर आप लोग इस ऑफर को कंसिडर कर रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात जो हैं वो तो अब पीडीएम के लेवल पे डिसाइड होगा कि मुज़ाकरात कोई होने हैं या नहीं होने। तो वो ओवरऑल जब सारी पार्टीज का कंसेंसस होगा उसके मुताबिक जो भी आगे के लायमल बनेगा कि मुज़ाकरात कैसे होंगे नहीं होंगे, ये पीडीएम का लेवल अब डिसाइड करेगा, पीडीएम का जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इनका यही काम है कि कीचड़ उछाल लिया, गालियां दे दी, चोर के नारे जो है वो लगा दिए, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो पिक्चर है मईशत की, वो बरामदात 7% कम हो गई। ये इन्होंने वावेला मचाया हुआ था। मुझे तो हंसी आती है, ये कहते हैं कि जी फैसलाबाद में तो नौकरियां नहीं है, 2 लाख नौकरियां शॉर्ट हैं।
तो नौकरियां ले आने के लिए। यहाँ तो लूमों के अंदर इतनी शॉर्टेज है कि समझ नहीं आ रही, तो दूसरी जगहों पे बरामदात आपकी कम है पिछले सालों से। सही हो गया, झूठ के चले ऊपर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुसर्रत साहिबा, आप लोग जब ये कहते हैं कि आए असेंबलियों में आए, आके मुज़ाकरात करें, और अभी इन्होंने जो नवाज शरीफ का इस्तीफा, वो पासपोर्ट मनसूख करने की बात है, उसको भी ड्रामा कह दिया है। असेंबलियों में बुलाने को ये कहते हैं कि आप लोग NRO मांग रहे हैं, आप लोग इसलिए बुलाते हैं कि आओ बैठ के बात करो, हम जो कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर जो हमारे गलत फैसले उन पर आवाज ना उठाओ, अवाम को ना बताओ। देखिए, ये वाहिद कंफ्यूज एक गठजोड़ है जिनको अभी ना अपनी डायरेक्शन का पता है ना उनको अपने चीजों का पता है। सबसे पहले ये जिस तरह से ललकार के, ये इसीलिए हम इनको सियासी तौर पर बच्चे कहते हैं कि जितनी शद मत के साथ वो मोहतरमा फरमा रही थी कि अगर स्पीकर बुलाए तो आप शेर हो, आपने जाके इनके मुंह पे इस्तीफे मारने हैं, तो मुंह पे तो तमाचा उन लोग के है जो जिनका ये बयानिया था कि भाई आपने वो पहले की जो दोनों साहिबान थे उनकी स्टेटमेंट सुने, और आज ये जालीपन भी उन्होंने इन्हीं से सीखा है, जिस तरह कतरी लेटर था, जिस तरह कैलबरी फॉन्ट था, और फिर जिस तरह से बाकी भी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर उसके बाद ये अपार्टमेंट हमारे लिए हम किराए पे रहते हैं, और आज भी पिटाई के साथ उन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर मुल्क दुश्मन बयानिया को ये फरोग दे रहे हैं। देखें, सबसे जो अहम बात है, अगर ये कहते हैं कि 1 मिनट के लिए आप सपोज करो कि इनकी जो मूवमेंट है ये वाकई वोट को इज्जत देने की है, तो वोट तो इनको इस चीज का मिला है ना कि हाउस के अंदर जाके आप अपने सारे जो बैठे और मसाइल पे बिल्कुल। फिर अगली बात, एक सेकंड, दूसरी बात ये वो कॉल्ड मूवमेंट है, इस मूवमेंट को नाम देते हैं ये डाकू मूवमेंट, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट को, अपोजिशन की मूवमेंट। सबसे बड़ा आईनी होता अपोजिशन का कौन सा? अपोजिशन लीडर। दोनों अपोजिशन लीडर, ना पंजाब का रिजाइन पे बात कर रहा है, ना कोई स्टेटमेंट, ना ही जो आपके नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी एक लफ्ज दिया। जो ट्यूशन लेने गए थे बिलावल के अब्बा ने, और बिलावल ने कल वो सारी बात कर दी। चले, यही पे आपको मैं रोकूंगी। आपने जो बिलावल की बात करने पर इशारा दिया है, मैं इस पर लगारी साहब आपका पॉइंट चाहूंगी। आप उनके मुझे कहते थे बार बार कि उन्होंने एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा, आपने उनके मुंह से सुना है कि इस्तीफे हम नहीं देंगे। थोड़ा सा आपको रोकूंगी मैं, मुसर्रत साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं फिर से। तो लगारी साहब, कल तो फिर उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दो टोक मौक़िफ़ दे दिया कि भाई हम लोग नहीं दे रहे इस्तीफे, और हमारे इसी के इजलास में ये फाइनल हो गया है। तो क्या जरदारी साहब वॉचफुल हो गए ना? ये कहता हूँ कि ये बात इतनी जिस तरह हम कतईयत के साथ कह रहे हैं वही कतईयत के साथ नहीं है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि इस्तीफे देने का वक्त आएगा तो इस्तीफे ऐसे ही जाकर दे दें कि जाएँ अच्छा चले हम इस्तीफा दे रहे हैं और हाउस से बाहर आ रहे हैं। फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि सेनेट के इलेक्शन वो जो है स्विप कर लेती है अगर PTI, तो फिर आप समझें कि खात्मा समझें 18वीं तरमीम का, और जिस तरह से चाहते हैं आपका ये आइन का हुलिया बिगड़ जाएगा अगर अपोजिशन इस मरहले पर असम्बलियाँ छोड़कर अगर चली जाती है और वॉकओवर देती है, तो फिर आप समझें कि आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर, मैं आज कह रहा हूँ कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर पार्लिमानी ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पर वहदानी जो है आइनी स्ट्रक्चर आएगा, और पार्लियामेंट से अख्तियारात छीन कर एक ऑफिस में दे दिए जाएंगे। वो प्रेसिडेंट हाउस होगा और वो प्रेसिडेंट के पास होंगे, इमरान खान प्रेसिडेंट नहीं होंगे, फिर अख्तियारात कहीं और चले जाएंगे, और शायद आरिफ अलवी साहब भी ना हों, फिर कोई और होंगे। लेकिन ये कि अगर आइन को बचाना है और अगर आइन के अंदर इंक्रोचमेंट को बचाना है तो अपोजिशन को तो ये सोचना चाहिए ना कि वो क्या क्या मौका दे रहे हैं, किस बात का मौका दे रहे हैं। और फिर ये कि क्या आपने माहौल वो बना लिया है कि जी आज हम इस्तीफे देते हैं और अगले दिन हुकूमत ढह जाएगी। अगर इस बात की कोई आपको 50%, मैं इससे ज्यादा नहीं कहता हूं, 50% भी यकीन हो तो फिर आप जरूर जाएं और इस्तीफे दे दें। अगर आपके पास ये इम्कान नहीं है कि इसमें, और ये कि आप लवारी साहब, जहां तक हुकूमत गिरने की बात है वो तो ख्वाजा साद रफीक ने भी बोल दिया। कहा पहले मैं इस पर आपसे बात करूंगा आगे, वो मैं राना एहसान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, मुसर्रत शीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही अहम मामला जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई है भारत में और जो सलूक उनके साथ वहाँ पर किया जा रहा है वो सबके सामने है। भारतीय बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं, मोदी सरकार के चेहरे से पर्दा हट चुका है और उनकी फाशिज्म और जो उनकी फस्तायत है अब वो सब जान चुके हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर में इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं और अपने मुल्क में जो अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है वो भी ढका छुपा नहीं है। भारत में मसाजिद की बेहुरमती अब बढ़ती जा रही है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को खुद वो वहाँ पर खौफ और अलग से वो है ये महसूस होना शुरू हो गया है। और बीजेपी की फाशिस्ट हुकूमत भारत की तरफ से हिंदुओं का मुल्क बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर मुसलमान हो ही ना, जो हैं वो डर के खौफजदा होकर यहाँ से भाग जाएं। और अब तो मजहबी मकामात की भी बेहुरमती शुरू कर दी गई है। एक वीडियो जो कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ट्वीट भी की है, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। लगारी साहब, ये भारत में क्या हो रहा है? इतना बदतर सलूक और ये खुद को सेकुलर रियासत कहने वाले दुनिया के सामने तो आया हो चुका है कि क्या चीज़ है, इनकी जहनीत क्या है। और एक तो ये है कि ये सेकुलर नहीं रहे हैं और जो इनका इत्तेहाद की एक ही इनके पास अलामत थी कि वो सेकुलर स्टेट के तौर पर काम करते हैं। और सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि लादीन हुकूमत है। स्टेट किसी भी मज़हब के मामलात में मुदाखलत नहीं करती है। और कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर भी यही थी और उसमें भी यही कहा था कि लोग रियासत के मज़हब में, रियासत की नज़र में लोगों का कोई जो भी मज़हब हो वो रियासत के लिए काबिल कबूल होता है। लेकिन इंडिया ने इसको निकाल के रख दिया है। इंडिया में मुसलमानों का, इंसानों का, मजहबी मकामात का तो होता है, वहाँ पर उनका इन्हदाम भी होता है और वहाँ शहीद भी किया जाता है। क्योंकि सरकारी जो लोग आज जिनकी हुकूमत है उनकी हुकूमत आने में भी बड़ा अमल दखल इस बात का है। जो नफरत फैलाई गई थी बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ और जो अहल के आडवाणी वहाँ रथ यात्रा लेकर गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, उसके बाद ही इसके लिए स्पेस बढ़ा है और ये जो हिंदू इंतहा पसंदी है वो बढ़ी है। हमें इसके साथ इस बात का भी दुख है कि हमारी हुकूमत इसका नोटिस भी ले रही है। हमारी सतह पर भी यहाँ पर जो वाक़या हुआ है एक बन्नू में, उस पर भी हमें अफसोस है कि वह मंदिर को मुनहदम किया गया, लेकिन हमारी हुकूमत उसका नोटिस ले रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन और अभी जो वहाँ हुकूमत नोटिस नहीं लेती है ना कार्रवाई करती है। बिल्कुल, लेकिन अभी ये जो इमेज इनका दुनिया के सामने है, जो कुछ ये मोदी सरकार करती रही है, इनके फैसलों ने भारत को बहुत पीछे धकेल दिया है। अब ये लोग जिस तरीके से दुनिया में जाने लगे, कातिल, एक फाशिस्ट, जालिम हुक्मरान, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा है। मोदी सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कराने के बाद दुनिया भर में ये पूरी दुनिया उसके लिए नो गो थी। कोई मुल्क उसको कबूल करने को तैयार नहीं था। कोई अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा रही थी कि वो अमेरिका में सफ़र नहीं कर सकता। अगरचे वो वज़ीर आला था गुजरात का, उसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। अरब ममालिक उससे नफ़रत करते थे, लेकिन ये हुक्मरान बनकर जब आया है तो उसके लिए सब कुछ खुल गया है और दुनिया ने उससे तवक्कुआत व्यवस्था कर ली है। मेरा ख्याल में दुनिया की तवक्कुआत इसलिए नहीं थी कि इससे दुनिया की मैशत बेहतर होगी, और वो ये चाहते थे कि हिंदू जो इंतहा पसंदी है उसको फ़रोग़ दिया जाए, चीन के ख़िलाफ़ उसको एक और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उसका मुस्तकिल बयानिया जो पिछले 73 साल से चल रहा है और उसमें सारी जमातें शामिल हैं। लेकिन अब चीन के ख़िलाफ़ उनके पास इत्तेहाद के लिए कोई और चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि हिंदू नेशनलिज्म तो हो ही नहीं सकता ना कि सिर्फ इसकी बुनियाद पर जाकर नेशनलिज्म बनेगा। वहाँ अकेले हिंदू तो नहीं है, वहाँ 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से ईसाई हैं, बुद्ध मत हैं। लेकिन जालिम के हाथ रोकना लगारी साहब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनकी तरफ से ये जो हरकतें हैं या जमती करना, मुसलमानों पर ज़मीन तंग करना, जुल्म करना, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इस पर आलमी को, दुनिया को नोटिस देना पड़ेगा और इनको रोकना पड़ेगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया लगारी साहब। और नाज़रीन, जाते जाते मैं कहना चाहूँगी चेयरमैन पैमरा की तैनाती पर 15वां रोज़ है, हुकूमती एक्शन के सहाफ़ी मुंतज़िर हैं, शहर शहर एहतजाज हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि तैनाती गैर कानूनी है और मेरिट के ख़िलाफ़ है, इनको इनके ओहदे से हटाया जाए और वो शख्स जो मेरिट पर पूरा उतरता हो उसको खुदारा इस ओहदे पर तैनात किया जाए। इसके साथ ही अपना बहुत अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।